नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए आप देखिए जो पाठ 6 जो है प्रक्रम कक्षा 10 का बचा हुआ था आधा लेसन, वो आपके सामने लेकर चल रहे हैं। क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा दिक्कत हो रही थी लिखने में, इसलिए हम सीधे आपको किताब से लेकर चल रहे हैं ताकि आप लिख भी लें, इससे क्वेश्चन भी लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जंतुओं की विविधता बहुत ही विशाल है, उनके भोजन व उसके अंतर्ग्रहण की विधियाँ भी विविध प्रकार की हैं, अतः विभिन्न प्रकार के जंतुओं में पाचन तंत्र भी विविध प्रकार का होता है। जंतुओं में पोषण अर्थात जंतु संपोषण 5 पदों में संपन्न होता है। यह है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण व बहिक्षेपण। सबसे पहला चरण है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही अंतर्ग्रहण कहलाती है। दूसरा है पाचन। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े जटिल व अविलेय अणुपाचक एंजाइमों की सहायता से छोटे सरल व घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं, वो पाचन कहलाते हैं। उसके बाद है अवशोषण। पाचन के बाद पाचन के सरल उत्पाद जो हैं आंत की भित्ति को पार कर रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, अतः सरल घुलनशील अणुओं का शरीर में ग्रहण करना ही अवशोषण है। अवशोषण के बाद प्रक्रिया आपकी आती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, शरीर में अवशोषित हो जाने के बाद पाचन के उत्पादों का विविध प्रकार से उपयोग जो होता है शरीर में, वो होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद है बहिक्षेपण। भोजन के सभी अवयव अवशोषण योग्य नहीं होते हैं, अर्थात शरीर के वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिक्षेपण या मलत्याग कहलाती है। ये हो गए आपके भोजन के 5 चरण, ठीक है, पोषण के। अब देखिए है मनुष्य में पोषण। मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य में पोषण की क्रिया संपन्न कराने हेतु सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र के 2 प्रमुख भाग हैं, आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, और इसमें बाकी बहुत कुछ जो है। फिर है आहार नाल की विशिष्टताएं, जिसमें आपको 2 विशिष्टताएं लिख लेनी है। आहार नाल एक लंबी नलिका है जो अलग अलग प्रकोष्ठों में बटी होती है। ठीक है, ये 2 कोई आप विशिष्टताएं इनकी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं श्वसन। श्वसन क्या है। श्वसन किसी भी जीवधारी की प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा सभी प्रकार की जैव क्रियाओं को संपन्न करने तथा जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। सभी कोशिकाएं ऊर्जा को भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त करती हैं। सीमित संदर्भों में श्वसन शब्द का प्रयोग कोशिकीय श्वसन के लिए किया जाता है, अतः सरलतम शब्दों में वह अपचयी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने हेतु भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है, श्वसन कहलाती है। आपको यहीं तक लिखना है, वह अपचयी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने हेतु भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है, श्वसन कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर आ जाइएगा ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर, ये आपको लिखना है। ऑक्सी श्वसन क्या है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, और अनॉक्सी यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन हो जाता है, अनॉक्सी में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, कम ही होता है, इसके अपोजिट है। ये आपको अंतर लिख लेना है। ठीक है, देखिएगा अब है रक्त, ब्लड क्या है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य में परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है, अर्थात रक्त केवल रक्त वाहिकाओं व हृदय तक सीमित रहता है। ठीक है, यह खुले स्थानों या साइनेसेस में नहीं बहता। रक्त का लाल रंग इसके श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। रक्त का संगठन। रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, तरल भाग प्लाज्मा तथा निलंबित कोशिकाएं। प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय जिसका pH 7.4 द्रव है। इसमें लगभग 92% जल व 8% घुलित पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है प्लाज्मा रक्त के लगभग 55% भाग का निर्माण करता है। फिर है रक्त कणिकाएँ। ठीक है, रक्त कणिकाएँ रक्त के आयतन का कुल 45% भाग बनाती है। यह 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ तथा रक्त प्लेटलेट। ठीक है, अब देखते हैं रक्त के कार्य। रक्त के क्या कार्य हैं। रक्त अनेकानेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। इनके कार्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, पदार्थों का परिवहन। रक्त जो है सभी पदार्थों का हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक परिवहन करता है। ठीक है, इसके जो चरण हैं आप लोग इसके 3 चरण इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है रक्त के रक्षात्मक कार्य। रक्त के रक्षात्मक कार्य। रक्त जो है श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC रोगाणुओं का भक्षण कर एंटीबॉडीज़ निर्माण कर हमें रोगों से बचाती हैं, इम्यूनिटी बढ़ाती हैं।
ठीक है। रक्त प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। रक्त ऊष्मा के एक समान वितरण में भी सहायता करता है, ठीक है। फिर है रक्त के नियामक कार्य। रक्त ऊतक की द्रव्य की पीएच को एक सा बनाए रखने में सहायक है। रक्त में उपस्थित बफर यह कार्य संपन्न करते हैं। रक्त शरीर में जल संतुलन भी बनाने में हमारी सहायता करता है। अब आपको लिखना है धमनी और शिरा में अंतर। धमनी है जो धमनियाँ रक्त को हृदय से परे ले जाती हैं। शिरा जो है शिराएँ रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। धमनियों में सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है, शिराओं की भित्ति पतली व कम लचीली होती है। धमनी की गुहा सकरी होती है, शिरा में गुहा चौड़ी होती है, ठीक है। ये अंतर भी आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। प्रवाह के समय रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब को एक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप, देखते हैं उच्च रक्तचाप क्या है। हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का लगातार सामान्य से अधिक बने रहना उच्च रक्तचाप कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगातार 160/95 mmHg से अधिक बना रहने वाला रक्तदाब उच्च रक्तदाब के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। देखिए आप देखते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। पौधों के वायवीय भागों प्रमुखतः पत्तियों से जलवाष्प के रूप में होने वाली जल हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन प्रमुखतः रंध्रों द्वारा होता है तथा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अल्प मात्रा में वाष्पोत्सर्जन पर्ण सतह से भी होता है, जिसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वातरंध्रों से जलवाष्प के रूप में हुई जल की हानि वातरंधी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, ठीक है, ये देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न कर जल व खनिजों के रसावहन अर्थात पौधों में ऊपर की ओर चढ़ने या बढ़ने की जो है शक्ति या सहायता प्रदान करता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पत्ती की सतह से जल के वाष्पीकरण हेतु वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग होता है। यह ऊष्मा पत्ती से ही ली जाती है, अतः वाष्पोत्सर्जन पत्तियों का ताप कम करने में भी सहायक है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं यह पत्तियों को अधिक ताप से बचाता है। वाष्पोत्सर्जन मृदा से जल के अवशोषण में भी सहायक है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको लिखना है मूत्र कैसे बनता, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। वृक्क धमनी वृक्क में नाइट्रोजनी अपशिष्ट युक्त रुधिर लाती है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं में उपस्थित रक्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट युक्त होता है। कोशिका भित्ति तथा बोमेन कैप्सूल की भित्ति फिल्टर सतह के रूप में कार्य करती है। इस परानिस्यंदन प्रक्रिया में रक्त कोशिकाएं व बड़े जटिल अणु कोशिका के रक्त में ही रहते हैं। सरल छोटे अणु जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, आयन, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, ठीक है। इस फिल्ट्रेट में शरीर के अनेक उपयोगी पदार्थ होते हैं। इन उपयोगी पदार्थों में जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण आदि बोमेन कैप्सूल से जुड़ी मीडिया में चयनित अवशोषित कर लिया जाता है। फिल्ट्रेट में उपस्थित अतिरिक्त जल भी पुनः अवशोषित हो जाता है। देखिए आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं। वृक्क का काम करना बंद कर देना एक वृक्कीय असफलता या किडनी फेल एक गंभीर समस्या है। समय से उपचार न होने पर यह मृत्यु का कारण बन जाती है। इसका स्थायी उपचार वृक्क प्रत्यारोपण है। इस प्रक्रिया में उपयुक्त दाता का एक वृक्क रोगी में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। एक व्यक्ति सिर्फ एक वृक्क से सामान्य जीवन यापन कर सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया जो है लेसन 6 और इसमें जो बताया गया वो सब लिखिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद ज़रूर रिप्लाई करिएगा कैसा रहा। फिर अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।